1936 तक के कालखंड को हिंदी में छायावाद कहा जाता है, माना जाता है, जिसकी शुरुआत द्विवेदी युग की जो इतिवृत्तात्मक कविता है उसके मुकाबले सूक्ष्म कविताओं की, काव्य व्यंजना के स्तर पर सूक्ष्म किस्म की कविताओं के लिए, जिसमें एक छायाभास हो, एक खास तरह का रहस्यवाद हो, जो बंगाल के मार्फत, रविंद्रनाथ के मार्फत हिंदी में विकसित हो रहा था, ऐसी कविताओं को छायावाद के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः 1920 की बाद की कविता को हम छायावाद कहते हैं। जुलाई 1920 में जबलपुर से निकलने वाली एक हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका श्री शारदा में मुकुटधर पांडे ने एक लेख लिखा, हिंदी में छायावाद। बल्कि यह लेख एक लंबी श्रृंखला का पहला हिस्सा था, जो श्रृंखला बाद में 4 हिस्सों में क्रमशः प्रकाशित हुई, और उस श्रृंखला में जुलाई 1920 में प्रकाशित उस श्रृंखला में हिंदी में जो मोटे तौर पर उस समय जो कविताएं लिखी जा रही थीं, उसके आधार पर मुकुटधर पांडे ने यह माना कि अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बांग्ला साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले व्यक्ति को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि यह जो मिस्टिसिज्म की तर्ज पर, एक खास तरह के रहस्यवाद की तर्ज पर हिंदी में कुछ कविताएं लिखी जा रही थी, और ऐसी रचनाओं में शब्द अपने स्वाभाविक मूल्य को खोकर सांकेतिक चिन्ह प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात कविता में जो कहा जा रहा है, जैसे कि द्विवेदी युग की कविता में जो कहा जा रहा है, यह कविता वैसी नहीं है जैसे मैथिली सेनगुप्त कहते हैं कि माँ कहे कहानी बेटा समझ लिया है तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी कहमा कह लेती ही लेती राजा था या रानी। यह कविता ऐसी नहीं है जिस कविता को हम छायावाद कहते हैं। इस कविता में कुछ खास तरह की भावभंगिमा है, कुछ खास तरह का भावबोध है, और जाहिर है कि यह भावबोध आधुनिक मनुष्य के भीतर की जो व्यंजना है उसके अधिक नजदीक है। प्रारंभ करने से पहले एक बात और कह दूं, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो बहुत पहले की पढ़ी हुई बात है। राम नरेश त्रिपाठी ने राम नरेश त्रिपाठी ने एक जगह कहा कि 1900 से लेकर के 1925-30 तक हिंदी में जो राष्ट्रीय चेतना की कविताएं, राष्ट्र, देश, मिलन, पथिक, स्वप्न, इस तरह की जो कविताएं लिखी गई, स्वदेश प्रेम की जो कविताएं लिखी गई, ये बात की बात है और इसमें एक गहरा व्यंग्य भी है, इसको समझने की जरूरत है। जो लिखी गई देश, देश प्रेम, राष्ट्रीय जागरण, उनकी स्मृति भी है क्या? अब वो याद भी आती हैं क्या कविताएं साहित्य में या पढ़ने पढ़ाने में, या आप लोगों की स्मृति में वो कविताएं हैं, रच बस गई हैं? नहीं रची बसी। अभी भी आप अगर मैथिली सेनगुप्त की और श्रेष्ठ कविता और आपके दिमाग में जो बसी हुई होगी वो ले दे के भारत भारती होगी, या द्विवेदी युगीन कविता में जो राष्ट्रीय चेतना की कविताएं अगर 4-5 उदाहरण अभी ये कर दिया जाए तो वो उस तरह से हमारी चेतना के भीतर, हिंदी समाज की चेतना के भीतर उन कविताओं ने जगह नहीं बनाई
जैसे बांग्ला समाज के भीतर रविंद्रनाथ और काजी नजरुल इस्लाम की कविताओं ने जगह बनाई है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहने का आशय यह है कि यह जो, जिसे आप राष्ट्रीय जागरण और उसका दौर कहते हैं, वो एक तरह का नैतिकतावादी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का दौर था। इसीलिए उस दौर में आप देखेंगे कि पुरानी मिथकों को, पुरानी चेतना को इस राष्ट्र के अनुकूल, देश के अनुकूल प्रासंगिक बनाने की कोशिशें की गई और एक आदर्शवादी समाज, एक आदर्शवादी प्रेरणा, एक आदर्शवादी संकल्प, एक आदर्शवादी त्याग, एक आदर्शवादी बलिदान, इस तरह की भावना को भरने की कोशिश कवियों, लेखकों, साहित्यकारों और मनीषियों ने की। छायावाद इस तरह की नैतिक कृत्रिमता और एक भावना की निर्मित का निषेध है। अपनी सूक्ष्म लाक्षणिकता में छायावाद इस तरह की भावना का निषेध करता है, जिसमें देश प्रेम, समाज सुधार और जो तमाम बातें हैं अपनी इतिवृत्तात्मकता में, इतिवृत्तात्मकता माने विवरण में, वर्णन में कही गई है, छायावाद एक तरह से उसी का निषेध है। मुकुटधर पांडे के लेख में जिस मिस्टिसिज्म की चर्चा थी, एक इसी तरह का लेख सुशील कुमार नामक लेखक ने सरस्वती पत्रिका में भी लिखा और छायावाद नाम उस दौर की कविता को व्यंग्य के तौर पर, माने उसकी बुराई करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, एक व्यंग्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ कि छाया किसी पदार्थ का प्रतिरूप होती है और पदार्थ स्थूल होता है, छाया सूक्ष्म होती है, स्थूल से सूक्ष्म बारीक होता है और उसकी व्याख्या, उसको समझना थोड़ा कठिन होता है। छायावादी काव्य भी कुछ ऐसा ही है, वह कम स्थूल है, वह दिखता कम है, सूक्ष्म बहुत है, उसको देखने के लिए, समझने के लिए थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए एक व्यंग्य के लिए, बुराई के अर्थ में छायावाद प्रयुक्त हुआ। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को इस तरह से कहा कि युग की उद्बुद्ध चेतना, जो युग में चेतना निर्मित हो रही थी, उस चेतना ने बाह्य अभिव्यक्ति से निराश होकर, जो बाहर कहा जा रहा था उससे निराश होकर आत्मबद्ध अंतर्मुखी साधना आरंभ की। वह अपने भीतर साधना आरंभ की, अपने से ही संवाद आरंभ किया, जिसको छायावाद कहते हैं। एक तरह से आप देखें तो इसको इस रूप में भी आप देख सकते हैं कि जब कवि अपने आप से संघर्ष करता है तो लंबी कविताओं का, प्रगीत का जन्म होता है। ये छायावाद प्रगीतों का ही आंदोलन है। दिनकर ने चक्रवाल की भूमिका में छायावाद प्रगीतों का भी, इसलिए देखिए छायावाद के जितने सब सारे कवि हैं, सब मुख्यतः प्रगीत कविता लिखते हैं। एक में उसमें खास तरह की लयात्मकता, उस प्रगीतात्मक, छायावाद प्रगीत का आंदोलन है, एक खास तरह की गीतात्मकता छायावाद की कविता में आपको मिलेगी। लेकिन इसी को आधार बना के छायावाद की परिभाषा करने की कोशिश की गई। महादेवी ने कहा कि सृष्टि के बाह्याकार का इतना कुछ, जितना कुछ लिखा जा चुका है, मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा और स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव की अनुभूतियों का नाम छायावाद उचित ही था और मुझे तो आज भी उचित लगता है। नंदुलारे वाजपेयी का मानना था कि मनुष्य अथवा प्रकृति के सूक्ष्म लेकिन व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव ही छायावाद है। शुक्ल जी ने जो बात कही है कि छायावाद का प्रयोग रहस्यवाद के अर्थ में तथा एक काव्य पद्धति के रूप में लिया जाना चाहिए। छायावाद के प्रवर्तक कौन था, इसके बारे में बहस करने से ज्यादा अच्छा ये है
कि चूंकि मुकुटधर पांडे ने इस बहस को शुरू की, लिहाजा मुकुटधर पांडे की बहस से ही छायावाद के परिवर्तन का श्रेय दिया जाना चाहिए। और वैसे साहित्य के इतिहास में ज्यादातर विद्वान जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं, और इसीलिए चूंकि झरने का प्रकाशन 1819 में हुआ, तो कई बार छायावाद के रचना परिधि को 18 से ले लिया जाता है। छायावाद की कुछ बुनियादी विशेषताओं की तरफ अगर आप ध्यान देखें और उस पैटर्न में लिखी गई कविताओं की तरफ विचार करें, तो आपको सहज ही यह दिखेगा कि छायावाद से जो पहले की लंबी कविता की परंपरा है, उस परंपरा में रीतिकाल से लेकर के भारतेंदु युग और द्विवेदी युग तक आते आते, द्विवेदी युग में आकर कविता के भीतर एक खास तरह की पौराणिकता, इतिवृत्तात्मकता और आदर्शवादिता ने अपनी जगह बना ली, और कविता के क्षेत्र में भावना का एक तरह से गला सा घोंट दिया गया, दबा दिया गया। उसमें इतनी बात है इतिहास की, परंपरा की, पुराण की, कि उसमें भावना, हृदय की अनुभूतियों के लिए जगह कम हुआ। कविता में कोमलता और सरलता और भावना की तीव्रता द्विवेदी युग की कविता में कम से कम है। द्विवेदी युग की कविता में श्रृंगारिक भावनाओं का निष्कासन तो हुआ ही या उचित ही हुआ, लेकिन उसकी जगह पर कविता में उपदेश प्रधानता का समावेश हो गया, और ऐसा होने से कविता में एक खास तरह की शुष्कता और नीरसता व्याप्त हो गई। इसी के खिलाफ जो नई पीढ़ी थी, जो नई पीढ़ी आ रही थी साहित्य में, उसने विद्रोह कर दिया। वही विद्रोह ललित और मधुर कल्पना, प्रणय भावना, मृदुलता, एक खास तरह की सौंदर्य की मादकता, इन सभी कुछ के माध्यम से छायावाद में व्यक्त हुई। छायावादी काव्य में कवि की वृत्ति अंतर्मुखी है, वह अपनी व्यक्तिगत बातों की ओर अधिक ध्यान देने लगा। डॉक्टर नगेंद्र ने जिसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, और अक्सर यह प्रश्न आप देखते होंगे कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, उसको इसी रूप में समझा जा सकता है कि जो स्थूल मोटे तौर पर दिखाई देने वाली जो इतिवृत्तात्मकता, उपदेश प्रधानता और नीरसता है, जबकि जीवन में एक रहस्य, जिज्ञासा और सूक्ष्मता का भी भाव होता है, छायावाद ने उस भाव को पकड़ने की कोशिश की। पंत ने जब कहा कि प्रथम रश्मिका आना रंगिण तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना, तो यह मानो प्रथम रश्मि, यह जीवन की जो रहस्य अज्ञातता है, उस जानने की उत्कंठा को व्यक्त करती है यह कविता। ये वही दौर है जब खड़ी बोली की कविता पर, खड़ी बोली वाले प्रसंग में द्विवेदी पर चर्चा करते हुए मैंने उस प्रसंग का जिक्र भी किया था। खड़ी बोली कविता पर ऊबड़ खाबड़, टेढ़े मेढ़े और बनावटी होने का आरोप भी लग रहा था, और यह आरोप लगाने वाले ब्रजभाषा की रूप माधुरी में पगे वो बड़े विद्वान थे, जो कविता की महान परंपरा से में ब्रजभाषा और उस तरह की कविता को ही श्रेष्ठतर मानते थे मुकाबले खड़ी बोली की कविता के। और ब्रजभाषा के जो 300 साल के संस्कार थे कि माईरी पाँव में कंकरी गरत है, वो कंकड़ी भी गड़ना नायिका ऐसे कहती है जैसे मानो फूल चुभ रहे हों। इतनी मुलायम है ब्रजभाषा कि उसके मुकाबले वह खड़ी बोली की कविता जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में बन रही थी, फैल रही थी, प्रशस्त हो रही थी, वह उसके मुकाबले खुरदुरी मालूम पड़ती थी।
एक दूसरे कोण से आप देखें तो छायावाद ने उस ब्रजभाषा की रूप माधुरी में पगे उन पुराने शास्त्रीय पंडितों को जवाब दिया कि नहीं, खड़ी बोली में ऐसी कविता हो सकती है। तो छायावाद सिर्फ सिर्फ अज्ञात के प्रति जिज्ञासा की सच्ची रहस्य भावना का ही काव्य नहीं है, या कोरी आध्यात्मिकता या उपदेशात्मकता के बरक्स मनुष्य की आंतरिक हृदय की गहराइयों से निकले आत्मीय सौंदर्यानुभूति की व्यंजना भर नहीं है, बल्कि वह भाषा के स्तर पर खड़ी बोली के कृत्रिमता और रूखड़ेपन के खिलाफ भाषा की कोमलता का भी जवाब है। मसलन इसको आप इस रूप में देखें कि पंत की कविता है नौका विहार, आप सबने पढ़ी होगी। उस नौका विहार कविता में आप देखेंगे कि पंत कहते हैं कि सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल मृदुमंद मंद मंथर मंथर लघुतरिणी हंसिनी सी सुंदर लो पालो चले उठालंग। ये मृदुमंद मंद मंथर मंथर लघुतरिणी हंसिनी सी सुंदर, यह खड़ी बोली की जो कविता आ रही थी उसमें मानो कवि ने भाषा को, खड़ी बोली को इतना मांझ दिया कि वह ब्रजभाषा की तरह मुलायम हो गई। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, यह भाषा नहीं किसी ने देखी थी कि खड़ी बोली में ऐसी कविता भी। तो खड़ी बोली के विरोधी जो प्राचीन पंडित थे, कविता के आचार्य, छंद के निष्णात विद्वान थे, जो रीतिकाल की श्रृंगारिक कविता और कोमल पदावली, कोमल कांत पदावली, ब्रजभाषा की कोमल कांत पदावली को ही कविता मानते थे या श्रेष्ठ कविता मानते थे, ऐसे लोगों के लिए पंत जैसे कवियों ने मानो जवाब दिया अपनी कविता के माध्यम से कि मृदुमंद मंद मंथर मंथर लघुतरिणी हंसिनी सी सुंदर लोक। और यही आप न देखें, छायावाद के कवि कविता में ऐसे प्रयोग करते हैं, आमतौर पर माना जाता है कि जो ड वर्ण है, ट वर्ण, ट ठ ड ढ ड, यह सब कठोर वर्ण है और यह कविता में इसका प्रयोग बहुत आसानी से फ्रिक्वेंटली नहीं हो सकता, यह बहुत कठिन है इसको साधना। आप निराला की कविता में देखेंगे तो निराला की कविता है कणकण कर किंकिणी रव किणकिणी रव किंकिड़ी, कणकण कर कंकण रव किणकिणी रव किंकिड़ी, रणन रणन बाजट लाज लौट रंकिणी। छायावाद की महत्ता यह है कि वह भाषा के स्तर पर तो प्रयोग करता ही है, साथ ही साथ वह अंतर वस्तु के स्तर पर भी कुछ नए प्रयोग करता है। मसलन एक निराला की छोटी सी कविता है प्रिय यामिनी जागी, राग विराग में चौथी या पांचवी कविता है जो रामविलास जी ने निराला का संकलन बनाया है। उसमें नायिका जो है वह सुबह सुबह जगी है। मैं इस संदर्भ को इसलिए कर, आप याद करिए रीतिकाल में ऐसे संदर्भ भरे पड़े हैं, इस तरह के नायक नायिका और श्रृंगारिक मनोभाव के संदर्भ खूब सारे हैं। निराला आधुनिक काल के कवि, ये दो तीन चीजों के लिए छायावाद जिस मोटे तौर पर हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, सांस्कृतिक जागरण और ये और पलायनवाद और ये एक खास तरह की विरोधी स्थितियां, ये खास तरह की एक दूसरे को प्रभावित करने वाली स्थितियां छायावाद के भीतर ये आपसी संवाद कर रही हैं, एक दूसरे के भीतर आवाजाही कर रही हैं, जिसकी अभिव्यक्ति इस छोटी सी कविता में। कविता है प्रिय यामिनी जागी। निराला लिखते हैं कि अलस पंकज दृग तरुण मुख अरुण मुख तरुण अनुरागी, खुले केश अशेष शोभा भर रहे,
खुले केश अशेष शोभा भर रहे, पृष्ठ ग्रीवा बाह उर पर तर रहे, बादलों में छिप अपर दिन कर रहे, ज्योत की तन्वी तड़ित दुतिने क्षमा मांगी। हेर उर्पट फेर मुख के बाल, लख चतुर्दिक चली मंद मराल, गेह में प्रिय नेह की जयमाल, वासना की मुक्त मुक्ता त्याग में त्यागी, प्रिय यामिनी जागी। खुले केश अशेष, उसके बाल खुले हुए हैं, पीठ पर बिखरे हुए हैं, गर्दन पर, पीठ पर। बादलों में छिप अपर दिन कर रहे, ऐसा लग रहा है जैसे बालों को बादल के रूप में कवि कह रहा है कि बादलों में छिप अपर दिन, दोपहर का सूर्य। आप याद करिए, भारतीय परंपरा में, भारतीय कविता में स्त्री के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। केशवदास कहते हैं ना कि चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कह कह जाए, सुमुख कहूं को आहि तुम्हारे, खंजन मंजु तिरीछ नैनन निजपति लखई तिन्हि सिंह सैनन, चंद्र बदनी मृगलोचनी बा। ये चंद्रमा की तरह स्त्री के मुख की तुलना दी गई, और पुरुष के क्योंकि सूर्य की तरह। अब चंद्रमा जो है वह सौरमंडल का एक दूसरे दर्जे का नागरिक है। भाई जो पृथ्वी है वो तो सूर्य की परिक्रमा करती है, ये जो चंद्रमा बेचारा है यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और चंद्रमा की तुलना, चंद्रमा से मुख की तुलना करने का आशय यह रहा है कि चंद्रमा की शीतलता। देखिए ये जो उपमान है, पारंपरिक उपमान जो सौंदर्य बोध के बनते हैं, इसके पीछे एक चेतना होती है, इसकी वर्गीय चेतना होती है। ये सारा जो संस्कृति के उपादान जो ये निर्मित हुए हैं, यह पुरुष वर्चस्व के समाज ने बनाए हैं। इसीलिए देखिए गालियां, ये भारतीय समाज में जो गालियों का निर्माण हुआ है किसने किया है? ये पुरुष। ये गालियां या तो स्त्री अंगों के नाम पर होती हैं या फिर नीची जातियों के नाम पर, या तो स्त्रियों के नाम पर दी जाती हैं या फिर वर्ण व्यवस्था में जो निचले क्रम की जातियां हैं उनके नाम पर। आपने कोई गाली ऐसी नहीं सुनी होगी जिसमें वर्ण व्यवस्था के ऊपर शामिल जातियों को लक्ष्य करके गाली दी जाती। लड़ते दो पुरुष हैं जिनके माता पिता, जिनको मालूम ही नहीं, जिनके परिवार के लोगों को, कि दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, गालियों के संदर्भ में वहां चरित्र चित्रण उनके घरों में बैठी सुदूर, जिन इससे ना वाकिफ, कोई मतलब नहीं रखने वाली उन स्त्रियों को पड़ती। तो ये जो गालियों का समाज शास्त्र है, उसी तरह ये संस्कृति के प्रतीकों का जो समाज शास्त्र है, इसको सोचना, देखना चाहिए आखिर क्या कारण है, क्यों ये भारतीय परंपरा और समूची साहित्यिक परंपरा पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह है कि निराला पहली बार आता है और कहता है कि बादलों में छिप अपर दिन कर रहे, दोपहर, और भी दिनकर केवल सूर्य नहीं, दोपहर का सूर्य। दोपहर के सूर्य की यह विशेषता होती है कि आप उससे आंख नहीं मिला सकते, उससे नजर नहीं मिला सकते। स्त्री के मुख की तुलना कवि दोपहर के सूर्य से कर रहा है। बादलों में छिप अपर दिन कर रहे, दो ज्योत की तड़ित द्युतिने क्षमा मांगी। उसको देख करके मानो जो चमकती हुई बिजली है वह भी लज्जित हो जा रही। क्यों? हेर उर्पट फेर मुख के बाल, लख चतुर्दिक चली मंद मराल, गेह में प्रिय नेह की जयमाल। वह जो अपने पति के साथ है। अब देखिए यह प्रसंग अगर रीतिकाल का कवि होता तो उसमें इतनी लपक झपक कविता में होती। रीतिकाल की कविता में नायक और नायिका मिलते हैं तो उसमें इतना डर, लपक झपक ये होगा, और अगर द्विवेदी युग का कवि होगा तो वह उसे मिलने ही नहीं देगा। ये पूरी व्यवस्था में वह चूंकि अपने पति के साथ रही है, इसलिए वासना की मुक्ता त्याग, वासना में भी मुक्ति है, यह कवि कहना चाहता है। इसमें किसी तरह की कुंठा नहीं है। यह जो तृप्तकाम भाव बोध है, ये जो काम है, जो गृहस्थ दाम्पत्य है, दाम्पत्य का जो उदात्त प्रेम है, इसके प्रति कवि के मन में किसी तरह की कोई कुंठा नहीं है। या वैसा ही वही कवि लिख सकता है जो उस दाम्पत्य की तृप्ति को महसूस करता है और उसके प्रति उसके मन में किसी तरह की कुंठा, किसी तरह की खराब भावना, दुर्भावना नहीं है।
इसलिए वह कवि लिखता है कि वासना की गेह में प्रिय नेह की जयमाल, उसके गले में मानो अपने प्रिय की माला, प्रिय के स्नेह की माला पड़ी हुई है। इसलिए उसको किसी तरह का डर नहीं है कि उसको बाल बिखरे हुए हैं, उसको सुबह उठी है, उसके कोई देख लेगा। निराला सौंदर्य की उपलब्धि के भी कवि, निराला ओज विद्रोह और क्रांति के कवि तो है ही, निराला सौंदर्य की उपलब्धि चेतना के भी कवि हैं। तो जो स्मृति में आता है ना, आकाश बदलकर बनी मही, सरोज में, सरोज के सौंदर्य में के पीछे से मानो मनोहरा देवी का सौंदर्य झांक रहा। सरोज स्मृति कविता अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, राम की शक्ति पूजा पढ़ी है, उसमें देखिए आता है, याद आया विदेह का उपवन, नयनों का प्रथम निखिल उत्थान पतन। जब राम विकट स्थिति में हैं तो उन्हें उस स्त्री का वह स्मरण होता है, पुष्प वाटिका प्रसंग स्मरण होता है। तो यह उपलब्धि, श्रृंगार की उपलब्धि के कवि इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसके भीतर किसी तरह की तोड़ती पत्थर कविता में भी आता है ना, श्याम तन भर बधा यौवन, श्याम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। तोड़ती पत्थर में भी आता। इस निराला सौंदर्य के उठान के कवि हैं, उस सौंदर्य बोध को महसूस करने वाले कवि हैं, लेकिन उसको व्यवस्थित करने वाले भी कवि। तो छायावाद ने इस समूची चेतना को एक जगह कविता में मानो व्यवस्थित किया। इसकी शुरुआत प्रसाद की कविताओं से होती है, और प्रसाद एक तरह से, उनकी कविता की शुरुआत कानन कुसुम चित्राधार से होती है, जिसमें ब्रजभाषा की कविताएं भी हैं, और चित्राधार से लेकर प्रसाद कामायनी तक जाते हैं। चित्राधार से चलकर कामायनी तक पहुंचना एक तरह से कविता की, आधुनिक हिंदी कविता की तलहटी से लेकर शिखर तक की यात्रा करना है। उसमें आंसू, झरना, लहर से होते हुए वह कामायनी मानव मन की विकसनशीलता की पूरी दास्तान वह बताते हैं। हालांकि उनको कम उम्र, बहुत कम मिली, इसलिए जितनी चीजें उनके दिमाग में थीं वो चीजें तो वो नहीं कर सके। फिर भी एक संस्कृति, परंपरा, इतिहास, दर्शन, अध्यात्म और भारतीय चेतना के हिसाब से जो उन्होंने हस्तक्षेप किया वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। छायावादी कविता द्विवेदी युगीन कविता की प्रतिक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ा, जिसमें बाह्य अभिव्यक्ति के मुकाबले आत्माभिव्यक्ति पर जोर दिया गया। द्विवेदी युग के कवि जीवन और जगत के संबंध में का वर्णन करना चाहते थे। वो है ना, मैथिली सेनगुप्त की कविता की, छोटे से मिट्टी के घर हैं, लिपे पुते हैं, स्वच्छ सुघर हैं, कहीं लौकियां लटक रही हैं, काशी फल कुसमांड कहीं है, या आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है। इस तरह के जो कविता है, जीवन और जगत की जो लौकिक, जो सामने दिख रहा है, उसके संबंधों का वर्णन करता है। उसकी अभिव्यक्ति में समाज का वास्तविक रूप भी उभरा है। वह कवि सांसारिक उपयोग की भी बातें करता है, लेकिन छायावाद ने इस बाह्याभिव्यक्ति को, इस सामान्य वर्णन कौशल को त्याग दिया, और त्याग करके आत्मा की उन्मुक्त चेतना को व्यक्त करने के लिए एक अवसर दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि निजी चीजें द्विवेदी युग की कविता में नहीं, कम है। देखिए, किसी भी समाज की श्रेष्ठता का द्योतक यह है, यह नहीं है कि वह समाज कितना आदर्श, त्याग और समर्पण और इस संकल्प और इसकी बड़ी बड़ी बातें करता है, बल्कि इस पर है कि वह समाज अपनी निजी जीवन की अभिव्यक्तियों को कितना खोल करके कहता है। देखिए, जो घर है ना, आप घर में अगर घर के सारे सदस्य अपनी बात घर के मंच पर खुल करके कहते हैं, तो उस घर में एक खास तरह की
उन्मुक्तता होती है और खुशहाली भी। और जिस घर में कुछ लोगों की भावनाएं बिल्कुल दबी, ढकी, छुपी, दबी और डरी सहमी रहती हैं, अंततः उस घर में कलह, फसाद और आगे चलकर तरह तरह की जटिलताएं होती हैं। इस घर के रूपक को आप राष्ट्रीय रूपक में अगर आप बदल दें, या संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के बड़े रूपक में आप अगर बदल दें, ढाल दें, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि द्विवेदी युग की कविता में ये सारे कवि, सारे लोग पारिवारिक जीवन जीने वाले, प्रेम, और पारिवारिक जीवन जब आपका है तो उसमें प्रेम भी है, उसमें गुस्सा भी है, उसमें खींच भी है, उसमें ऊंच भी है, नीच भी है, अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अभिव्यक्ति किसको मिली है? एक कृत्रिम उस बनावटी जीवन दर्शन की जो ओढ़ा हुआ है, उसमें सब कुछ नैतिकता और उपदेश प्रधानता के हिसाब से वाजिब है। अभिव्यक्ति उसी को मिली, बाकी चीजें इसके मंडल में, इसी के प्रभा मंडल में दबसी गई। एक दूसरा उदाहरण दूं, मैं निराला से ज्यादा उदाहरण दे रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा इसको उस चेतना को व्यक्त करने के लिए। अंत में बताऊंगा भी कि क्यों दे रहा हूं। देखिए, या अभी प्रसंग बस कह दूं, देखिए छायावाद की जो परिभाषा बनी शुरू में, या छायावाद का जिन लोगों ने विरोध किया, या आप लोग भी इसको देखिएगा, पढ़िएगा इसी रूप में, या अगर आपको मैंने इस रूप में अगर बात ठीक लगे तो ठीक है, न लगे, अगर असहमत लगे तो कहिएगा कि हाँ। छायावाद की जो शुरू में परिभाषा बनी, समर्थन और विरोध दोनों की मैं बात कर रहा हूं, तो रामचंद्र शुक्ल जैसे विरोधी आचार्य ने छायावाद के कवियों में पंत को बहुत पसंद किया। पंत की कविता की खुलकर न सिर्फ तारीफ की बल्कि पंत उनके पसंदीदा कवियों में से थे। और हिंदी साहित्य के इतिहास में अकेले जितना पंत ने जगह छेकी है, अकेले जितनी स्याही खर्च शुक्ल जी की पंत ने की है, उतनी छायावाद के तीनों कवियों ने मिल करके भी शुक्ल जी से नहीं लिखवा सके। बहरहाल, छायावाद के जो एक दूसरे प्रशंसक और पक्षधर आलोचक हैं, नगेंद्र और नंदुलारे वाजपेयी, इन दोनों ने छायावाद की समग्र चेतना को व्यक्त करने के लिए प्रसाद को चुना और निराला की लगातार उपेक्षा हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं निराला पर पंत जी, वाजपेयी जी ने लिखा भी, और नगेंद्र ने तो राम की शक्ति पूजा पर अलग से किताब ही लिखी, पूरी भाषा से लिखा, ये तब बाद की बातें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का आशय है कि या तो समूची निषेध की जो परिभाषा बनी उसमें भी निराला गायब थे, पंत को केंद्र में रह करके छायावाद की परिभाषा बनी कि भाषा की सूक्ष्मता, विचार की जिज्ञासा, रहस्य और कोमल कांत पदावली, ये सब परिभाषा बनी। निराला छायावाद के ऐसे कवि थे जो छायावाद के बंधे बधाए पैटर्न में वो न तब अटते थे न आज अटते। तो ये जो समूची चर्चा छायावाद की है इतिहास में और हिंदी समाज में हुई, उसमें एक निराला रहित छायावाद की चर्चा हुई कि जिस अनिराला को विरोधी, मतलब छायावाद के लिए मिसफिट सा माना जाता रहा। रामविलास जी के मूल्यांकन करने के बाद, रामविलास जी की स्थापनाओं के बाद और निराला की व्यापक मान्यता, महत्ता स्थापित होने के बाद, छायावाद की जो परिभाषा बनती है उसमें निराला आद्यंत, शुरू से अंत तक उसको आच्छादित करते हैं। देखिए, छायावाद 20वीं शताब्दी के दो महायुद्धों के बीच की जो पीड़ा है या जो विषमता है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की, जो प्रसाद कहते हैं, उसमें ज्ञान और कर्म, ज्ञान और क्रिया, ज्ञान दूर बुद्धि और आचरण, बुद्धि और कर्म, इसकी जो भिन्नता है,
इसके न मिल पाने के कारण ही यह जीवन की जो विषमता है, विडंबना है, यह बढ़ी है। और यह विडंबना क्यों बढ़ी है? क्योंकि पूंजीवादी समाज में पूंजीवाद ने मनुष्य के हृदय को एक कृत्रिम बना दिया है। उसमें भावना के लिए कोई जगह नहीं है, वो इतना निष्ठुर। और इसकी जो परिधि है वो दो महायुद्धों के बीच है। 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है और 39 में शुरू होता है। मानो हिंदी में यह जो कालखंड है यही छायावाद, वही भारत के स्वाधीनता संग्राम के राष्ट्रीय गौरव और ऊर्जा का भी कालखंड है। 18 से लेकर के 39 तक की जो स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई है, उसी में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो खाका है वो रूपायित होता है कि आज़ादी किस करवट जाएगी। 39 तक आते आते स्पष्ट हो जाता है। उसी कालखंड को, इस कालखंड में, ये इस कालखंड को आप राजनीति में गांधी का भी कालखंड कह सकते हैं। तो छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण को व्यक्त करता है जिस राष्ट्रीय जागरण की लड़ाई भारत की समूची जनता 1920 से लेकर, खिलाफत मूवमेंट से लेकर, सहयोग से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक लड़ रही। छायावाद उसकी भी अभिव्यक्ति। इसीलिए छायावादी कविता में एक खास तरह की ऊर्जा, उत्साह और जागरण का स्वर है। और यह जागरण का स्वर पंत को और प्रसाद को अगर परिभाषा मान करके छायावाद को स्थापित करेंगे तो कम से कम दिखेगा, और निराला को जब शामिल करके स्थापित करेंगे तो ज्यादा मुखर दिखेगा। तो निराला के शामिल होने से छायावाद की व्यापक परिधि का निर्माण होता है। इसलिए मैं निराला से जो उदाहरण दे रहा हूं वो उसको ज्यादा से ज्यादा उसके कंट्रास्ट को, समूची चीजों को व्यक्त करने के लिए। प्रसाद जब अपना परिचय दे रहे हैं तो उसमें कवि की आत्माभिव्यक्ति की ही व्यंजना है कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। पंत ग्रंथ में अपनी ही भावना की आत्माभिव्यक्ति करते हैं। निराला सरोज स्मृति में अपनी ही जीवन को उलिच देते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बिता जब हुई विकल। वो मानो निराला का अपना ही जीवन है, अपनी ही आत्मा की अभिव्यक्ति है। महादेवी की अनुभूति तो प्रसिद्ध ही है। वो जीवन भर अपने निजत्व की अनुभूति को ही बाणी देती रही। उनमें आत्माभिव्यक्ति की सर्वाधिक मार्मिक व्यंजना दिखेगी। दिया क्यों जीवन का वरदान, उसमें है स्मृतियों का कंपन, सुप्त व्यथाओं का उन्मिलन, स्वप्न लोक की परियां उसमें भूल गई मुस्कान, इसमें है झंझा का शैशव अनुरंजित कलियों का वैभव, मलय पवन इसमें भर जाता मृदु लहरों के गान। तो छायावाद की एक महत्ता आत्माभिव्यक्ति को व्यक्त कर, अपनी आंतरिक भावनाओं को खोल करके व्यक्त करने में। एडवर्ड अस्टम, इंग्लैंड का प्रसिद्ध कवि, जिसने एक स्त्री से प्रेम किया और वह स्त्री उस इलीट क्लास की नहीं थी जिस इलीट क्लास में राज दरबारों और राजा महाराजाओं के संबंध होते हैं। लिहाजा उसके परिवार ने कहा कि अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे तो तुम्हें राज प्रासाद से बेदखल कर दिया जाएगा, तुम्हें गद्दी नहीं मिलेगी, सत्ता नहीं मिलेगी। एडवर्ड अस्टम ने सत्ता को लात मार दिया। किसके सामने? उस अपनी
हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति, हृदय की भावनाओं की अभिलाषा उस प्रेम के लिए। और आप देखें कि हिंदी में निराला ने, दुनिया भर के कवियों ने उस पर कविता लिखी, और यह अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है कि छायावाद के महत्वपूर्ण कवि निराला ने भी उस पर कविता लिखी। कविता का शीर्षक है एडवर्ड अष्टम के प्रति। वह कविता भी राग बिराग में है, रामविलास जी वाला जो संग्रह है। निराला की कविताओं को पढ़ने के लिए रामविलास जी ने जो संग्रह बनाया है राग बिराग, वो बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है। तो छायावाद की एक विशेषता अगर आत्माभिव्यक्ति है, जिसको केवल मैं के रूप में हम समझ सकते हैं, जिसमें उच्छ्वास और आंसू की बालिका के प्रति सीधे शब्दों में जो प्रणय निवेदन किया गया है, और यह निश्चित है कि उच्छ्वास की वह बालिका कोई रहस्यात्मक बालिका नहीं है, बल्कि कवि जो साफ साफ कहता है कि यह बालिका मेरी ही मनोरम मित्र है। सामाजिक स्वाधीनता का निषेध प्रणय के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में निराला ने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में जो शोक गीत लिखा, उसमें अपने निजी जीवन की अनेक बातें साफ साफ कह डाली। कविता, उसे कविता क्या कहें, बल्कि कविता, पूरी कविता ही एक तरह से आत्मकथा है, और जो शेष रहा वह बनबेला में पूरा हो गया। यहाँ केवल आत्मकथा नहीं है, बल्कि अपनी कहानी के माध्यम से एक एक कर पुरानी सामाजिक रूढ़ियों और आधुनिक अर्थ पिचास संदर्भों पर प्रहार किया गया है। निराला कहते हैं ना कि ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार खाकर पत्तल में करे छेद, इन केकर कन्या अर्थ खेद, वे जो जमुना के से कछार पद फटे, बिवाई के उधार खाए के मुखजों पिए तेल, चमरौधे जूते से सकेल, निकले जी लेते घोर गंध उन चरणों को मैं, यथा आंध्र कल घ्राण प्राण के रहित व्यक्ति हो पूजू ऐसी नहीं सकती। करेंगे नहीं, मैं पूजा नहीं करूंगा, मैं यह कान्य कुब्ज कुल कुलांगार अपनी ही जाति धर्म रक्त गोत्र, कहते हैं कि मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा। ये तमाम अपनी आत्माभिव्यक्ति के माध्यम से कवि तमाम रूढ़ियों को चुनौती देता है। तो पंत और निराला जैसी आत्माभिव्यक्ति तो प्रसाद के यहां नहीं दिखती है, लेकिन हंस के आत्मकथा अंक में जब प्रेमचंद ने हंस का आत्मकथा अंक निकाला, तो उस अंक में प्रेमचंद के बहुत आत्मीय आग्रह पर प्रसाद ने ना करते हुए भी अपनी आत्मकथा शीर्षक से जो कविता भेजी, उसमें कवि ने अपनी दुर्बलताओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं की, लेकिन इतना कहा कि तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, और अपनी तमाम भूलों के साथ दूसरों की जो क्षुद्रताएं हैं उनको दिखाने से मना किया, और अंततः जो जीवन की झांकी प्रस्तुत की वो इस रूप में कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी थके पथिक की पंथा की, जीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंधा की। अरुण कपोलों की तरह यह जो उधेड़ करके देखना है, यह भी एक तरह से अपनी आत्माभिव्यक्ति के लिए ही उकसाना है विचारों को। और सामंती समाज में जिसमें जड़ता बहुत अधिक होती है, उसमें अपनी ही भावनाओं को खुलकर कहने की अभिव्यक्ति नहीं होती। इसे छायावाद के संदर्भ में नहीं, हम सब चाहें तो आज के संदर्भ में भी अपने आसपास में देख सकते हैं कि हमारे समाज में आज भी अपनी दिल की भावनाओं को खुल करके कहने की कैसी सजाएं मिलती हैं।
लोगों को। इसलिए क्यों? क्योंकि हमारे समाज में कहने के लिए तो सामंती समाज खत्म हो गया, लेकिन उसका सामंती चरित्र, सामंती भावबोध अभी भी वैसे ही है। तो छायावाद भिन्न भिन्न चीजों को आत्माभिव्यक्ति से वह शुरू होता है, और फिर दूसरी चीजें जैसे स्त्री के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है, एक जो जागरण का भाव है, स्वाधीनता आंदोलन की जो गूंज है उस कविता में, जो पलायन के रूप में दिखता है, लेकिन वो अतीत के गौरवशाली अतीत को स्थापित करने की कोशिश करता है, और इस भावना के प्रसार में वह एक कर दे पृथ्वी आकाश, पृथ्वी से आकाश को मिला देता है। उसकी ऊर्जा इतनी है कि वह सबको मिला देता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जिसमें प्रकृति की एक हमेशा परिवर्तित होने वाली व्यंजना है। यह प्रकृति का जो क्षणे क्षणे पुनर्नवता बभूव, जो रोज ही बदलता रहने वाले जो प्रकृति की शोभा है, इसको जो रेखांकित करता है, ये सारी चीजें उस कविता में है। छायावाद में जो आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण काल है, तो आत्माभिव्यक्ति के बाद उस कविता के और 3-4 प्रसंगों पर मैं कल चर्चा करूंगा, कल या परसों। कल अगर नहीं पढ़ा पाया तो परसों। हाँ, कोई सवाल? हाँ जितेंद्र जी बताइए, बताएं। निराला की कविता है। हाँ, कुकुरमुत्ता, बनबेला, ये उत्तर दौर की कविताएं हैं। निराला को जब आप अकेले अलग से पढ़ेंगे ना, तो निराला की कविता का जो विकास क्रम है, उसमें जो ये परवर्ती काल की जो कविताएं हैं, कुकुरमुत्ता, बनबेला, यह उनके विचार चेतना के खास राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को व्यक्त करती हैं। तो ठीक है, बाकी छायावाद की 3-4 चीजों की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। चलिए। द्विवेदी युग की आलोचना की चर्चा करते हुए मम्मी क्या कर रही है?
ज्ञान और कर्म, ज्ञान और क्रिया, ज्ञान दूर बुद्धि और कर्म, इसकी जो भिन्नता है, इसके न मिल पाने के कारण ही यह जीवन की जो विषम। अच्छा ये तो पापा म्यूजिक